राम राम साहब। आज गौ माता के लिए सेवा करते करते जो हमेशा तत्पर रहे, ऐसे परम आदरणीय वीर तेजा जी के चरणों में नमन। साथ ही खेजड़ली गांव के खेजड़ी वृक्ष, राजस्थान की तुलसी और हमारे राजस्थान के कल्प वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दी। ऐसे अमृता देवी और उनके सभी साथियों को सत सत नमन। साथ ही इस दशमी के अवसर पर पीरों के पीर रामदेव जी बाबा के चरणों में वंदन। उन सबसे प्रार्थना है कि इस कोरोना महामारी में जिस तरह से देश के ऊपर अभी तक आशीर्वाद बनाए रखा है, वैसे आगे भी आशीर्वाद बनाए रखें। जो मृत्यु दर में कमी आई है, जो रिकवरी है, उसको निरंतर बढ़ाते रहें। 100% लोगों के स्वास्थ्य को कामना करता हूँ। मित्रों, आज हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको जानकर ये अफसोस भी होगा और आप सबके बीच में ये विषय रखना भी ज़रूरी है कि वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जिस तरह से प्रदेश को निचले पायदान पे ले जाने का कृत्य कर रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकें। मित्रों, आपने देखा होगा इस कोरोना महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को उबारने का, देश को इस संकट से निकालने का, किसानों को अपनी खेती बचाने के लिए प्रयास करना और जो छोटे और मध्यम व्यापारी है, उन व्यापारियों के लिए की घोषणा करके उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। कई लोगों तक ये विषय पहुंचा भी। कई लोगों ने उस लोन का लाभ लेके अपने व्यवसाय और किसानों ने अपनी जोत भी डाली। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बाड़ेबंदी में और आपसी लड़ाई में उलझ के प्रदेश को आर्थिक रूप से निचले पायदान पर ले जा रही है। एक तरफ इन सब के आपसी झगड़े, 2 साल का कार्यकाल जिसमें 1-1.25 साल तो इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए, जिसके कारण विकास नहीं पहुंचा, और एक तरफ कोरोना आने के कारण ये इलेक्शन आगे बढ़ गए, जिससे पंचायतों में पैसा ना पहुंचे। जहां तक मोटा मोटा अंदाज है, प्रति वर्ष पर पंचायत करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए आते हैं और उससे पंचायत का विकास होता है, उससे गांवों का विकास होता है। लेकिन आपने देखा होगा कई सरपंच मुझे मिले जो अभी पूर्व हो गए, उन्होंने मुझसे ये चर्चा की कि साहब, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से 1 रुपया भी पंचायत के अकाउंट में नहीं आया, कोई पैसा पंचायत समिति के अकाउंट में नहीं आया और ना ही जिला परिषद के अकाउंट में आया। इस तरह से गांवों को विकास से वंचित रखना, ऐसी कुसंगति ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। आपने देखा होगा पिछली सरकार की कई उपलब्धियां, पिछली सरकार ने जो कार्य शुरू किए थे, जो सड़कों का निर्माण शुरू हुआ था, वो भी आज गांवों के अंदर वहीं का वहीं रुका हुआ है। जालोर सिरोही की अगर बात हम ले लें, जालोर सिरोही में जो सड़कें शुरू हुई थी, उन सड़कों पे इन्होंने आगे कोई कार्यवाही नहीं की। आपने देखा होगा इनके नेताओं ने सिर्फ वादे जो किए थे, उन वादों को वादों में ही रखा, जमीनी स्तर पे उतारने का कार्य नहीं किया।
इलेक्शन के दौरान जब ये सरकार में आए तब इन्होंने कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन किसानों का कर्जा माफ तो दूर की बात है दोस्तों। किसानों के जो बिजली के बिल वसुंधरा सरकार ये थे, जो घोषणा की थी, और जो बिजली के बिल माफ होने शुरू हुए थे, उनको भी इन्होंने वापस शुरू कर दिया और इन्होंने वो पैसा लेना भी काम शुरू हो गया। आज किसान हाहाकार में है। एक साइड में किसान को तीड़ से परेशानी है, दूसरी साइड में किसान को लोन ना मिलने के कारण जो पिछला बकाया है उसी के कारण इन्होंने पिछला बकाया माफ नहीं किया और नया जो लोन था उसका भुगतान नहीं करने की वजह से किसान असमंजन में है, अपनी फसल नहीं बुआई कर पा रहा है। तीड़ आने से कई हजारों लाखों हेक्टर जमीन जो है वो जमीन खराब हो गई। किसान के पौधा, किसान की फसल, इन सारों को नष्ट करने का कार्य हुआ, लेकिन सरकार बाड़ेबंदी और होटलों में ऐश करती रही। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस तीड़ को कंट्रोल करने में बहुत हद तक सफलता पाई। हेलीकॉप्टर से स्प्रे हो या ड्रोन से स्प्रे हो, सारे कार्य किए। लेकिन मित्रों, राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो आज आपने देखा होगा कि जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई उसमें कई बार इन्होंने फ्यूल चार्ज या ईसाई शुल्क के माध्यम से उपभोक्ताओं पे भार डाला, जिसमें करीबन 500 से 1500 रुपए के बीच में सभी के बिजली के बिल बढ़ गए। बीच में इन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल अभी नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही आज सितंबर आया इन्होंने उन बिलों को दुगना करके भेजने का कार्य किया। ऐसा धोखा, ऐसी घटनाएं पूरे राजस्थान में घटी, जिसकी हम निंदा करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन बिजली के बिलों को माफ किया जाए और जो भी आपने बढ़ोतरी की है उन बढ़ोतरी को वापस लेके किसान को और घरेलू उपभोक्ता को राहत प्रदान की जाए, ताकि वो अपने घर में कोरोना की महामारी के बावजूद भी सुख शांति और समृद्धि से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर पिछले ये 1-1.5 साल के अंदर बजरी माफिया हो या अपराधी हो, इन सबके हौसले बढ़ गए। कांग्रेस ने कहा था, पहले की बात है, तब इन्होंने कहा कि जनता सुख शांति से रहेगी और अपराधियों में खौफ रहेगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये प्रदेश में सरकार चला रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अपराधियों में खौफ नहीं है, अपराधी शांति से अपराध कर रहे हैं। मंदिरों में पात्र लूटे जा रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, चोर खुलेआम चोरी कर रहे हैं, बजरी माफिया खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। आज जनता में खौफ है और अपराधी सुख शांति और समृद्धि के साथ में उनका जो कृत्य है वो कृत्य कर रहे हैं। इसका अगर सारा संपूर्ण दोष है तो राजस्थान की प्रदेश की सरकार पे है, कांग्रेस की सरकार पे है। मैं कांग्रेस की सरकार से ये मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब आप इस सरकार के अंदर अपराधियों में खौफ हो ऐसी व्यवस्था करें। बेटियों की जो इज्जत जा रही है उसके लिए सुरक्षा प्रदान करें। जिस हिसाब से पाथेड़ी की घटना हो या इटादा के अंदर एक किसान द्वारा दूसरे किसान की हत्या करने का विषय हो, ऐसे जो अपराधी है उन अपराधियों पे अंकुश लगे। आहोर की घटना हो या सिरोही की घटना हो, रेवदर में मर्डर का विषय हो, ऐसी सारी घटनाओं पे अंकुश लगना चाहिए। ये जरूर मैं सरकार से मांग करता हूं और पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जब जनता के साथ में बैठ के जो वादा करते हैं उस वादे पे खरा उतरे, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा है और आपके भरोसे पे ही ये जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। उसमें प्रशासन द्वारा राजनीतिक द्वेषता के कारण कोई ऐसा कृत्य ना किया जाए जिससे यहाँ की जनता में त्राही त्राही हो, ऐसा जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज SC/ST में उत्पीड़न का मामले हो, आज करीबन प्रदेश भर के अंदर 3000 से ज्यादा की घटना SC/ST उत्पीड़न की है। ये घटनाओं पे भी कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। बाड़मेर की जो घटना घटित हुई, एक बच्चे को पुलिस स्टेशन में ले जाके उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये सारी घटनाएं महसूस करवाती है कि आज खुलेआम अपराधियों पर राजस्थान सरकार अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल हुई है। मैं आज आप सबको इसी के साथ में ये भी निवेदन करना चाहूंगा
कि जिस हिसाब से बिजली के बिल बढ़ाए, जिस हिसाब से आज टैरिफ रेट जो है वो करीबन अंदाजित 8 रुपए के करीब आपने घरेलू पहुंचा दिया, और उससे व्यवसायिक जो है उससे भी ज्यादा 500 यूनिट पे बढ़ाया। इन सब चीजों पे भी आपको कहीं ना कहीं कार्य करना चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में या जहां भी आप विराजमान हैं वहां से आपकी जो समस्या है उन समस्याओं के लिए भी हल्ला बोल प्रोग्राम के तहत आपको भी आगे आना चाहिए। और राजस्थान की सरकार जो अभी कार्य करने में असफल रही है उनको हमें कार्य करवाने के लिए मजबूर करना चाहिए, पाबंद करना चाहिए। देश के अंदर आपने देखा होगा इस कोरोना महामारी के बावजूद भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज बना के लोगों के बीच में दिया, नरेगा के तहत जो पैसा बढ़ाए और 40,000 बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपए नरेगा में देके इन्होंने कहा कि लोगों तक ये पैसे पहुंचाए। लेकिन आज हमने देखा है कई गांवों से शिकायत आ रही है कि मेट उनको मिस्टोल नहीं दे रहे हैं और जो जाके मजदूरी मांग रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। ये घटनाएं जो हो रही है, इस घटनाओं पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए और उन लोगों तक लाभ पहुंचाना चाहिए। ये केंद्र से लाभ मिला है या स्टेट से लाभ मिला है, उन लोगों तक पहुंचे तब जाके हमारा दायित्व पूरा होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि नरेगा के तहत जो मजदूरी है वो उन मजदूरों तक पहुंचे और वो भी अपने घर में बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। इस कार्य को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के तहत जिन लोगों के नाम थे, आज सरकार के कई अधिकारी और सरकार के कई नेता आपस में मिलकर उनके नाम काटने के कार्य शुरू किए। आपने देखा होगा पिछले वसुंधरा जी के कार्यकाल के दौरान इन खाद्य सुरक्षा के लिए गरीबों को सबको लाभ पहुंचाने का कार्य किया था, लेकिन आज ऐसा एक आदेश निकाला जिसके तहत उन गरीबों के नाम छांट छांट के काटे जा रहे हैं ताकि उनको इससे लाभ से वंचित किया जा सके। ये कांग्रेस सरकार की विफलता का उदाहरण है। आज नरेंद्र मोदी जी जो प्रवासी मित्र मेरे यहाँ आए हैं और प्रवासी मित्र कोरोना काल में यहाँ पे है, उनको 5 किलो प्रति गेहूं देने के और चावल देने और 1 किलो दाल देने के लिए सरकार को राशन दिया। लेकिन आज सरकार सबके नाम काट के उस राशन को बचा के धोखाधड़ी के साथ में उस राशन को बिचौलियों को बेच के अपना कार्य सिद्ध कर रही है। अभी मेरे पास में 20 लोग आज सुबह ही आए थे जिन्होंने आज एक बिचौलिए का राशन डीलर की कंप्लेन की। 2 दिन तक वहां पे उन्होंने जांच की, डिफॉल्ट मिला तो बिचौलिया जाके वो राशन डीलर जाके वो राशन जो था उस राशन को दूसरे गरीबों में बांट के अपना स्टॉक मेंटेन करने में लगा। लोगों ने विरोध किया तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उनके ऊपर लोगों के ऊपर पुलिस केस बनाए गए, छांट छांट के उनको जेल में डाला जा रहा है। ये घिनौना कृत्य कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। ऐसे कृत्य की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता निंदा करते हैं और सरकार से मैं विशेष कहना चाहूंगा कि ऐसे कृत्य बंद करें और जो लोगों के हितार्थ के कार्य हैं उन कार्यों को शुरू करके उन लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करें। जब आपकी सरकार बनी तब आपको ये नहीं देखना चाहिए कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, कौन सपा, कौन बसपा, सबका एक ही धर्म होना चाहिए। पूरा राजस्थान प्रदेश हमारा है, पूरा भारत देश हमारा है। भारत देश और राजस्थान प्रदेश के जो भी नागरिक हैं उनको सुरक्षा, उनको खाद्य सुरक्षा और उनकी जो भी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को हम बनाए रखें, ये विषय जरूर हमें रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपके बीच में एक और निवेदन करना चाहूंगा। अभी आपने देखा होगा गैस के सिलेंडर आज सरकार ने गरीब महिलाओं को 3 महीने निःशुल्क दिए, अनाज जो था वो 3 महीने और एक्सटेंड किया। ये सारे जो कार्य है इन कार्यों को हमें जनता के बीच में ले जाके उनको लाभ पहुंचाना चाहिए जिससे वो जनता लाभान्वित हो। कोरोना महामारी के बीच में अभी भी ये कोरोना हटा नहीं है, जरूर कांग्रेस सरकार के लिए ये कोरोना हट गया है। कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के कार्यकर्ता 300 की संख्या में होटलों में इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे ये कोरोना काल हट गया है। लेकिन अगर किसी भी आम इंसान या गरीब के घर में 50 लोग भी अगर मृत्यु में इकट्ठा हो जाते हैं या 20 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे पुलिस वाले जाके उनको बताते हैं कि आपको इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे आपके बीच में रखना चाहूंगा, जालोर सिरोही में कांग्रेस के नेता जब घूमते हैं तो वो वहां पे जाके उनकी भीड़ है उसकी कोई आकलन नहीं हो रहा है। बाड़ेबंदी के दौरान
कांग्रेस के नेता बाहर से अपने एमएलए लाके यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष कहीं भी जाके लोगों को अगर सुविधा देता है, हॉस्पिटल जाके निरीक्षण करता है, इनकी हॉस्पिटल के अंदर कोई कमी पेशी है, उस कमी पेशी को उजागर करता है, तो उनके ऊपर केस बनाने का कार्य करते हैं। ये ऐसी दोगली राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार, जिससे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज हल्ला बोल के तहत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम वर्चुअल के माध्यम से जनता को ये सारी बात बता रहे हैं और जनता भी जानती है कि जिस हिसाब से जनता प्रत्याशित है, वो जनता आपको जवाब देगी और वही जनता आपको यहां से निकालेगी। और वही जनता आज जिस हिसाब से ये कुशासन चल रहा है, वापस जिस हिसाब से देश में सुशासन चल रहा है बीजेपी के नेतृत्व में, वही सुशासन राजस्थान में लाके हम वापस जनता को सुख शांति और समृद्धि से रखेंगे। ये जरूर मैं उस बीच में रखूंगा। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से और आम जन से अपील करना चाहूंगा, कोरोना महामारी में सावचेत रहें। अभी तक इसका प्रकोप कम नहीं हुआ है। जिस हिसाब से ये चल रहा है, हमें सावधानी बरतनी जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से दिशा निर्देश दिए, उन दिशा निर्देशों के ऊपर हम आगे चलते रहें, ताकि अपने परिवार को भी हम सुरक्षित रख सकें, अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें और आगे वाले को भी सुरक्षित रख सकें। मैं आपसे ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा, शायद आगे वाला आपको कुछ दे के नहीं जाए, लेकिन आप में अगर कुछ है तो वो लेके भी जा सकता है। ये कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक दूसरे को जब लेना देना हो जाता है, तब जाके घर में समस्या होती है। इसलिए हम सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, हम अपने मुंह पे मास्क रखें और हम सब मिलके इस कोरोना को हराने में, इस चेन को तोड़ने में एकजुट रहें और अपने कार्य भी करते रहें, ताकि आर्थिक रूप से भी हम हमारे इस देश को वापस सक्षम बना सकें, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। जिस रक्षा नीति के तहत हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और सब कर रहे हैं, उसी तरह हम भी हमारे देश को स्वच्छ भारत के तहत अच्छी शिक्षा नीति जो अभी लाई है, उस शिक्षा नीति के तहत हम आगे बढ़ाते रहे। मित्रों, आपने देखा होगा बीच में एक इन्होंने हंगामा किया था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर की नींव रखने जा रहे थे। वहां पे 100 लोगों के मेहमान को आमंत्रित किया था। इन्होंने कहा कि नहीं, ये 100 लोगों को बुला के आप कोरोना के अंदर एक खतरनाक मैसेज देंगे, एक आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान श्री राम का ये आशीर्वाद है, भगवान श्री राम ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है। वहां राम मंदिर भी बनेगा, वहां राम मंदिर बनना शुरू हो गया और जल्द ही वो राम मंदिर के हम जाके वहां दर्शन करेंगे और उसी के साथ में अच्छे भारत की जो कल्पना हमने की है, उसी अच्छे भारत का, श्रेष्ठ भारत के हम दर्शन भी कर पाएंगे। इसी के साथ में आप सब लोग जो उपस्थित हुए, आप सब लोग जो इस माध्यम से जुड़े, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।